तो ये है एमएम एकेडमी का मई महीने का टाइम टेबल कि कौन से दिन कौन से वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज 22 मई को आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिफॉर्म्स इन एजुकेशन है पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस तक पहुंच चुके हैं, इंडिपेंडेंस हमने अटेंड कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो अलग अलग रिफॉर्म्स है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है, जो मूवमेंट्स थी वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो 22 में मतलब आज आपको एजुकेशन के बारे में दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे, तो एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल आप देखोगे तो रिफॉर्म्स इन जुडिशरी। फिर इस तरीके से आप देखो तो 30 मई तक जो मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसी महीने में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे कंप्लीट कर लूंगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यहाँ पर यूपीएससी बोलिए, सीएपीएफ बोलिए, अलग अलग जो एग्जाम्स है उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2010 से लेकर 19 तक सभी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर जो एमसीक्यूज है उसके जरिए जो अलग अलग टॉपिक्स है सब कुछ कवर करेंगे। तो इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री हमारा 30 मई तक कवर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आने वाला है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो यूट्यूब पर अवेलेबल है उससे ये काफी अलग रहने वाला है, काफी एडवांस रहने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से रहने वाला है और काफी डिटेल्ड रहने वाला है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जहां पर आप साइन इन कर सकते हो फेसबुक या जीमेल से, या फिर साइन अप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको कोर्सेज दिखेंगे, आप कुछ डेमो लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद जब आप होम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, पीडीएफ भी अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नो एक्टिव प्लान दिखाई देगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आपको यहाँ पर प्लान जो है वो परचेज करना पड़ेगा। जब आप प्लान परचेज करोगे तो आपको लिस्ट दिखेगी जिसमें अलग अलग प्लान दिए हुए हैं, 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है। जो भी आपको कोर्स परचेज करना है तो पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन है, आप पेमेंट करके जो कोर्स है वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप सबकी तरफ से जो भगवत गीता है उसके श्लोक्स को लेकर काफ़ी डिमांड आ रही थी और इसीलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने भगवत गीता का श्लोक लेकर। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये जो श्लोक है इसे एज ए रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल किताब के रूप में भी देखा जा रहा है आप सब लोगों की तरफ से। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक और श्लोक देखने वाले हैं, उसका मतलब समझेंगे जिससे हमें अच्छी मोटिवेशन जो है मिल सकती है। ख़ास तौर पर जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो श्लोक है ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं श्लोक में क्या बोला गया है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार का है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अज्ञ मतलब जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है। और उसी के साथ साथ जो श्रद्धा है इसका मतलब होता है बिना कन्विक्शन का, बिना फेथ का। ऐसा जो इंसान है जो खुद पर हमेशा संशय करते रहता है, जो खुद की कैपेबिलिटीज पर हमेशा डाउट करते रहता है, ऐसे इंसान का विनाश निश्चित है। विनश्यति, विनाश निश्चित है। और सिर्फ ये लोक में ही नहीं तो बल्कि दूसरे लोक में भी, इस एग्जाम में ही नहीं बल्कि दूसरे एग्जाम में भी ऐसा इंसान जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा इंसान जिसके ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा इंसान जो खुद की प्रिपरेशन पर हमेशा शक करते रहता है, हमेशा डाउट करते रहता है, वो इंसान सिर्फ एक ही एग्जाम में नहीं बल्कि हर एग्जाम में, दूसरी एग्जाम हो, तीसरी एग्जाम हो, चौथी एग्जाम हो, हर एग्जाम में वो फेल होता रहेगा। ऐसा जो संशय आत्मा होती है वो हमेशा फेल होता रहेगा। तो ये इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपको ज्ञान को बढ़ाना। ज्ञान को बढ़ाओगे तो आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, आपका फेथ बढ़ेगा, आपका जो आपका डाउट है वो क्लियर होता जाएगा। तो इसीलिए आपके डाउट को अगर आपको क्लियर करना है, आपके जो कन्विक्शन है उसको आपको स्ट्रांग करना है, फेथ को स्ट्रांग करना है, तो सबसे ज़रूरी है आपके अज्ञान को दूर करना, आपका जो ज्ञान है उसे बढ़ाना, नॉलेज को बढ़ाना। और नॉलेज भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बढ़ता है तभी हमारा जो फेथ है वो बढ़ता है और हमारा जो संशय है, जो शक है खुद पर, वो दूर होते जाता है। और जब ये हो जाएगा तब आप किसी भी एग्जाम में, ये एग्जाम हो या दूसरी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप जो अव्वल नंबर है उसी के साथ साथ आप जो सक्सेस है वो हासिल करोगे। तो ये एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के हर चीज़ के लिए है। जो भी चीज़ आप करना चाहो हर चीज़ के लिए है। तो सबसे ज़रूरी है उस चीज़ का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए आपके ज्ञान को बढ़ाओ, आपके नॉलेज को बढ़ाओ, आपकी स्ट्रैटेजी को बढ़ाओ। स्ट्रैटेजी आप बढ़ाओगे तो अपने आप खुद पर जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर होता जाएगा, जो फेथ है, जो कन्विक्शन है वो अपने आप खुद पर आता जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 25 मई का जो एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये जो रिवर दिख रही है ना आपको, ये वाली जो रिवर है, ये रिवर कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका एक खास चीज़ भी है। तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो सारी इंफॉर्मेशन लिखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तर STI PSO आणि ASO साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, CSAT असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो
तुमचे पूर्ण कव्हर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे. माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता. तर जर तुम्हाला विजयपथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता. मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे. तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे. तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर. तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल. तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजयपथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा. तो आइए यहाँ पर हम वोकैब जो है वो देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स है आज हमारे सामने वो देखते हैं. तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता है परसुएशन. परसुएशन का इंग्लिश में मतलब होता है टू मेक समवन टू डू समथिंग. मतलब यहाँ पर किसी इंसान को कुछ करने या मनाने के लिए राजी करना. और इसे हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शी परसुएडेड हिम टू वॉश ऑल दी बर्तन. जो भी बर्तन थे उसे धोने के लिए उसने उसको मना लिया, परसुएड कर लिया. अब देखिए मेरे मामा जी हैं, सग्गे मामा हैं, वो काफ़ी शोज़ करते हैं. वो एक्चुअली हास्य कवि है तो काफ़ी शोज़ करते हैं. कुमार विश्वास के साथ भी उन्होंने काफ़ी शोज़ किए हैं. सभी जितने भी जो कॉमेडियंस हैं सभी के साथ उन्होंने शोज़ किए हैं. तो उनकी एक कविता है, तो वो भी मैं आपके सामने अभी रखता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा जो है वो एंटरटेनमेंट भी हो जाए. तो उनकी एक कविता है कि पत्नी बोली कल तुम गाँव चले जाओगे तो मैं तो अकेली घुट घुट मर जाऊंगी, संग तुम्हारे सारी जिंदगी बिता दूं राजा, बिन तुम्हारे एक पल न रह पाऊंगी. मैंने कहा पत्नी को कुछ दिनों की बात है, ऐसा क्यों कहती हो कि रह नहीं पाऊंगी. पत्नी बोली और कोई बात नहीं है राजा, 2 दिन के बर्तन में किससे मंजवाऊंगी. तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बर्तन से मुझे वो जो कविता है वो याद आ गई. तो चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं. यहाँ पर आ रहा है प्रिज्यूमेबली का मतलब वो होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ जो है संभवतः जो चीज़ होती है उसको पहले ही आकलन कर लेना कि ये चीज़ जो है वो हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रिज्यूमेबली हर बिहेवियर शोज दैट शी इज़ एंग्री. मतलब यहाँ पर जो उसका बिहेवियर है वो ये बता रहा है कि वो भैया गुस्से में है. आप थोड़ी सी टाचनी लगाओगे वहाँ से जो हथौड़े हैं वो आप पर बरसेंगे, इसलिए आपको बच के रहना है. तो ये 2 वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये 2 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. उसी के साथ साथ आपके दिन भर में ये जो वर्ड्स है इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए. चलिए न्यूज़पेपर पर आते हैं. एक्सप्लेन सेक्शन में हमें यहाँ पर जो फ्लाइट्स है वो शुरू हो रही है. तो फ्लाइट शुरू होने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि क्या यहाँ पर वायरस ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकता है या उसके ट्रांसमिट होने की जो संभावना है वो यहाँ पर कम है. तो इसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे. उसी के साथ साथ यहाँ पर SCQ जो है उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है. अब देखिए SCQ के बारे में हमने बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम SCQ के बारे में यहाँ पर जानेंगे. पूरा आर्टिकल जो है वो उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेंगे. उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है अ पेंडेमिक प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पर सॉल्यूशन बताया गया है. यही खासियत है इंडियन एक्सप्रेस की. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं क्यों प्रीफर करता हूँ द हिंदू के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस को, क्योंकि इसमें जो भी आर्टिकल्स एडिटोरियल्स आते हैं वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें हमें सोल्यूशन देखने को मिलता है, ना कि सिर्फ क्रिटिसिज्म. इसलिए आंसर राइटिंग को डेवलप करना है तो इंडियन एक्सप्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है इसमें सॉल्यूशंस बताए गए हैं, तो इन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे. उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ईज़ ऑफ लर्निंग, यहाँ पर ये भी जो आर्टिकल है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्कूलिंग जो है, बेसिकली स्कूलिंग की बात हो रही है. तो स्कूलिंग जो है उसे जो यहाँ पर ऑनलाइन लाने की बात की जा रही है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है. कुछ प्रॉब्लम्स जो है इससे रिलेटेड उसके बारे में भी यहाँ पर ये आर्टिकल बात कर रहा है. ये वाला आप आर्टिकल देखिए, उसी के साथ साथ ये वाला आप आर्टिकल देखिए, ये वाला आप आर्टिकल देखिए. जो कोविड से रिलेटेड जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पार्टनरशिप है, जो NGOs वगैरह सब लोग कर रहे हैं, सब मिलकर साथ में कर रहे हैं, तो ये सब के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है कैश ट्रांसफ़र जो है फार्मर्स के लिए, उसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर कैश ट्रांसफ़र जो है किस तरीके से दिया जा रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं. तो ये सब आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो हम इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं.
सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर जो वायरस ट्रांसमिशन है एयरक्राफ्ट में, क्या यहाँ पर लो देखने को मिल सकता है, कम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्टडीज़ जो है ओवर द ईयर्स यहाँ पर जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 रिसेंट स्टडीज़ देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्पेसिफिकली जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये नया है, किस तरीके से स्प्रेड होता है, कितना डिस्टेंस एक्चुअल में रहना चाहिए, ये सब के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 स्टडीज जो देखने को मिलती है, एक स्टडी है फ्रॉम 2018 ऑन ड्रॉपलेट बॉर्न वायरस ट्रांसमिशन, मतलब जो यहाँ पर ड्रॉपलेट बॉर्न होता है, ड्रॉपलेट जो है उससे ये वायरस अगर स्प्रेड होता है। देखिए स्पेसिफिकली कोरोना वायरस जो है उसके लिए हमारे पास स्टडीज़ कोई अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो तो अभी अभी आया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट बॉर्न जो वायरसेस होते हैं उस पर एक स्टडी की गई है एयरक्राफ्ट में। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है जो यहाँ पर मतलब जो ऑन बोर्ड ट्रांसमिशन होते हैं उसमें के बारे में भी यहाँ पर देखा गया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे फ्लाइट जो यहाँ पर शुरू किए गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉपलेट बॉर्न के हिसाब से देखते हैं तो कोरोना वायरस के ट्रांसमिट होने की संभावना कितनी है वो यहाँ पर हमें पता चलेगा। कोविड-19 अगर देखा जाए तो WHO जो है उसने प्रिस्क्राइब किया है डिस्टेंस 1 मीटर का। ठीक है, यहाँ पर जो 1 मीटर भी बोला गया है एक्चुअल में ये WHO की तरफ से बोला गया है कि आपने 1 मीटर डिस्टेंस अगर आप रखते हो तो आप सेफ हो, लेकिन ये भी कोई हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि हाँ 1 मीटर रहेगा तो हम सेफ ही है। हो सकता है कि यहाँ पर 3 मीटर जो है वो भी डिस्टेंस रखने की जरूरत पड़े, हो सकता है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस रखने की जरूरत पड़े, हो सकता है यहाँ पर 50 किलोमीटर डिस्टेंस रखने की जरूरत, हो सकता है 1000 किलोमीटर डिस्टेंस रखने की। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है ये भी अभी प्रिज्यूम किया गया है ना, कि भैया यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 1 मीटर से कम अगर रखो तो ट्रांसमिट हो, 1 मीटर तक रखो तो आप ट्रांसमिट ना हो सके। तो 2018 की स्टडी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी है पैसेंजर्स के बीच में उसके बारे में यहाँ पर स्टडी किया गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अंदाज़ा लगाया गया है। ठीक है, तो ये है एयरक्राफ्ट, यहाँ पर इस तरीके की सीट्स होती है, 3-3 सीट हमें देखने को मिलती है, इधर 3 सीट है, इधर 3 सीट है, इस तरीके से सीट्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप फिगर देखोगे तो जो कोविड पेशेंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो सीट है इसका नाम क्या है 14C, मतलब ABC, तो 14C पर ये बैठा हुआ है। तो इस तरीके से 14C पे जब वो है तो फिर कौन कौन से लोग यहाँ पर इन्फेक्ट होने की कगार पर है, ज़्यादा यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इन 11 सीट्स जो है उनको चांसेस है कि यहाँ पर वायरस जो है उनमें ट्रांसमिट हो सकता है 80% टू 100%। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो सीट्स है मतलब इसके बाजू के तो होना ही है, इसके बाजू का। ठीक है, ये हो गए 2, ये सीट है, ये सीट है, ये सीट है, इनको भी हो सकती है, ये सीट है, ये सीट है, ये सीट है, इनको भी हो सकती है, और यहाँ पर ये जो है ये इसके भी पास है इसलिए इनको भी हो सकती है। तो ये जो सीट्स है सिर्फ इतना अगर हम ब्लॉक छोड़ दे तो इनको बहुत हाई चांसेस है कि ये वायरस जो है वो कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी के सीट्स देखें तो उनमें बहुत कम चांसेस है। बाकी अगर हम जितनी भी सीट्स है वो देखें तो रिस्क जो है वो 3% से भी कम है, और ये रिस्क जो है वो रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये सीट पर बैठे हुए हैं इनको समझ लीजिए कि 3% चांसेस है, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं। हो सकता है कि इसको होने के चांसेस जो है वो 0% हो जाए, हो सकता है इधर जो चांसेस है वो 0% हो जाए, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं। मतलब जो बाकी के सीट्स है बियॉन्ड नियरेस्ट 11 सीट्स उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 1% है ना। और जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर चलते हैं इधर से उधर जाते हैं वो उनका रिस्क होता है 5% टू 20% अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। मतलब यहाँ पर जो फ्लाइट अटेंडेंट्स है वो यहाँ से वहाँ तो घूमते रहते हैं ना, तो इसीलिए क्या होता है कि इनके जो चांसेस होते हैं ये यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट में आना ज़्यादा होता है, इसीलिए इनके चांसेस जो है 5 टू 20% जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ऐसा समझा जा रहा है कि अगर फ्लाइट में हम जाते भी है फिर भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट को हुआ है तो पूरी जो फ्लाइट है वो यहाँ से इन्फेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो भी फ्लाइट शुरू की जा रही है तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन की जो भी चांसेस है वो काफ़ी लो है। और देखिए दूसरी चीज़ हमें ये भी देखने को मिलती है कि जो बसेस हैं वो शुरू किए गए, जो मतलब ग्रीन जोन है वहाँ पर बसेस शुरू किए गए, इंटर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं हुए लेकिन फिर भी जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में अगर आप देखो तो जो बसेस है उसमें दिन भर का मैं बता रहा हूँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ तो यहाँ पर टोटल दिन भर में जो बसेस है बहुत सारी बसेस चली, बहुत सारी। तो इतनी बसेस में से टोटल पैसेंजर जो है एक दिन के वो 200 के आसपास सिर्फ गए हैं। समझिए आप, सिर्फ 200 के आसपास पैसेंजर्स गए हैं, नहीं तो एक बस में कितने सारे पैसेंजर्स जाते हैं। यहाँ पर 200 के आसपास पैसेंजर जो है दिन भर में देखने को मिले, इतनी ज़्यादा बसेस जो है उसने ट्रैवल किया है फिर भी।
तो आप समझ सकते हो कि लोग जो है बहुत ही कम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम यहाँ पर ट्रैवल जो है उनका देखने को मिल रहा है। तो एरोप्लेन से भी अगर देखोगे आप तो मोस्टली बहुत कम लोग जो है वही ट्रैवल करेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा नीड है वही ट्रैवल करेंगे। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम और 1-2 महीना आप ट्रैवलिंग जो है वो अवॉइड ही करो। अब यहाँ पर 2020 अगर स्टडी हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम जोन हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर कम जोन होते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, ये हमें देखने को मिल रहा है कि जितने कम जोन रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी मतलब ये है जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर, ठीक है, जो बोर्डिंग जोन्स होते हैं वो जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, जिससे कि यहाँ पर इंक्रीज कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि स्प्रेड होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बोर्डिंग प्रोसेस जो है वो फास्टर और ज़्यादा जोन यहाँ पर अगर होते हैं तो इन्फेक्शन जो है उसके स्प्रेड होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर SCQ जो है उसके बारे में बात की जा रही है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर SCQ जो है मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन, तो ये जो है इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी देखा हुआ है, इसलिए हम फास्ट में इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अलग अलग मत जो है इस पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो ये बोला जा रहा है, स्टडी एक की गई है लेसन के द्वारा, तो उसने यहाँ पर फर्दर क्वेश्चन जो है वो उठाए हैं। यहाँ पर SCQ जो है उसकी जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने की बात की जा रही है कोविड-19 के, तो उस पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए जो SCQ है वो क्या है बेसिकली ये समझ लेते हैं। तो ये एक ओरल ड्रग है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा आर्टिकल से हटकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो SCQ जो है ये एक ओरल ड्रग है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, उसी के साथ साथ कुछ जो ऑटोइम्यून डिसीजेस होते हैं जैसे कि रोमेटॉइड आर्थरिटिस, तो इसके जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो मलेरिया है उसके लिए SCQ का इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मलेरिया जो है ये एक डिसीज़ है जो कि मॉस्किटो बाइट, जो यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है उसके बाइट से यहाँ पर होता है और पैरासाइट से ये स्प्रेड होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑटोइम्यून जो डिसीज़ है ये ऐसे होते हैं जिसमें जो बॉडी इम्यून सिस्टम है उस पर ही अटैक करता है, जो हेल्दी सेल्स है उस पर ही अटैक करता है, और जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप कोविड देखोगे, कोरोना वायरस देखोगे, तो ये रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम आपकी वीक है तो यहाँ पर ये ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप र्यूमेटॉइड जो आर्थरिटिस है ये देखोगे तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जिसमें हैंड्स फीट्स मतलब हमारे जो हाथ के पैर के जॉइंट्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो तीनों जो डिसीजेस है ये आपको पता रहना चाहिए। ये तीनों डिसीजेस के लिए जो SCQ है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब रिसेंट स्टडीज जो है उसने ये बताया कि SCQ ड्रग जो है ये या फिर उसका कॉम्बिनेशन जो होता है एजिथ्रोमाइसिन, इसके साथ यहाँ पर ये वायरस क्विकली यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखा गया था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग जो कंट्रीज है उनकी अलग अलग चीज़ें बाहर निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप USA के बारे में देखोगे तो USA में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बहुत बार कहा है कि जो SCQ है ये यहाँ पर बहुत हेल्पफुल है कोविड के लिए, और इसीलिए SCQ जो है आना चाहिए। इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर है, तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो उसने कहा था कि भैया यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर बोला जा रहा है वो नहीं करना चाहिए और इसीलिए यहाँ पर बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें तो बोली गई, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, फिर इंडिया जो है उसने यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो भी कर दिया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया जो USA है उसमें से भी जो हेल्थ सेक्टर से लोग हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक हम ये साबित नहीं कर पाए हैं कि SCQ जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए तो उन्होंने यही कहा है कि हम प्रूव नहीं कर सके हैं अभी तक कि ये इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये है ना वो है ना फलाना है ना ढिमकाना है, यही सारी बातें ब्ला ब्ला ब्ला। इंडिया जो है, इंडिया की तरफ से यही देखा जा रहा है, मतलब यही एक ये जो आकलन है वो निकाला जा रहा है कि जो हाईएस्ट रिस्क पर है जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है और जो असिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स है, खासकर मतलब असिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है, जिनमें सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो असिम्टोमेटिक जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके लिए ये जो है उनको ये दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है इंडिया की तरफ से देखने को मिल रही है। तो अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि ये जो टैबलेट है ये कितनी असरदार साबित होती है।
चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं, पेंडेमिक प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो पेंडेमिक आया है उसके वजह से यहाँ पर जो जान है वो जा रही है, जो मतलब हमारी लाइफ है उस पर भी इसने अटैक किया है। उसी के साथ साथ जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर काफ़ी क्रिम्बल कर रही है, जिसकी वजह से जो लाइवलीहुड है उस पर भी यहाँ पर धोखा आ गया है। तो मतलब दो चीज़ें पेंडेमिक की वजह से हो रही है, एक तो लाइफ पर भी धोखा है, लाइवलीहुड पर भी धोखा है। और यहाँ पर जो लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन के चलते हमने यहाँ पर जो पेंडेमिक है, जो वायरस है, उसके स्प्रेड होने पर काफ़ी शिकंजा जो है वो तो कसा है। नहीं तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन देखी जाए और बाकी यूरोप में आप दूसरी जगहों पर देखो जिस तरीके से वायरस स्प्रेड हुआ है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में अब तक करोड़ों और कितने केसेस जो है वो हो जाते थे। अब ऐसे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो बिना प्रोटेक्टिव मेजर्स के इतने वायरस जो है, इतने केसेस देखने को मिल सकते थे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की वजह से फ्लैटनिंग ऑफ कर्व जो है वो देखने को मिलता है। अब भले ही हमने फ्लैटनिंग ऑफ कर्व जो है वो अचीव नहीं किया हो, लेकिन फिर भी अभी रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी केसेस जो है वो हमें कम देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर केसेस जो है वो फ्लैटनिंग भी हो जाए, क्योंकि एक बार आता है कि उफान पर आते हैं, केसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मूवमेंट को इतना रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है और जो लोग हैं उन्हें इतना आइसोलेट रखा हुआ है, तो उससे हो सकता है कि हम फ्लैटनिंग जो है कर्व की वो भी यहाँ पर अचीव कर लें। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आती है कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड आइसोलेट पॉलिसी जो है यहाँ पर अपनाना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। जैसे यहाँ पर केरला मॉडल में हमें देखने को मिला था, आपने केरला का मॉडल अगर देखा होगा, हमने वीडियोस में भी कवर किया हुआ है कि केरला में क्या हुआ कि उन्होंने जो टेस्टिंग है वो तो यहाँ पर बढ़ाई ही, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रेसिंग भी बढ़ाई और जो आइसोलेशन है वो भी बढ़ाया। मतलब एक इंसान अगर पॉजिटिव निकलता है तो कम से कम 100 लोग उन्होंने निकाले, ट्रेस किए कि वो किस किस से मिल सका होगा, किस किस से उसने मिला होगा, कौन कौन लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे, और उनको फटाक से आइसोलेट जो है वो भी किया गया। इसके चलते यहाँ पर केरला जो है उसने बहुत अच्छी तरीके से जो कर्टेल है वो यहाँ पर वायरस को किया है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, टेस्ट एंड आइसोलेट। दूसरा यहाँ पर है कि यहाँ पर टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है सभी 7,000 ब्लॉक्स में अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर बना लेना चाहिए, जिससे कि जो टेस्टिंग है उसमें हमारी कमतरता ना आए, टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली हो ही रहे। तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर डेडिकेटेड इन्फेक्शियस डिसीज वार्ड जो है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाए जाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हम यहाँ पर गलती से भी जो नॉन कोविड पेशेंट है वो कोविड के कांटेक्ट में ना आए। उसी के साथ साथ यहाँ पर डेडिकेटेड इन्फेक्शियस डिसीज वार्ड रहेंगे, तो बट ऑब्वियसली कि जो लोग हैं वो फटाफट वहाँ पर जाकर उनकी ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है। तो ये तीन चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी डिसीज़, देखिए यहाँ पर कोविड-19 का हम आर्टिकल देख रहे हैं, लेकिन ये मेंस आंसर राइटिंग का आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो है ये MM एकेडमी जो ऐप है उस पर मैं मेंस आंसर राइटिंग के जो है वो भी काफ़ी सारे ये लूँगा और आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कैसे आपको एक ढांचा बना लेना है। देखिए हर सब्जेक्ट का एक ढांचा होता है, पॉलिटी आप बोलिए उसका एक ढांचा बना हुआ रहेगा, आप जो हिस्ट्री है उसका एक ढांचा बना हुआ रहेगा, ज्योग्राफी का एक ढांचा बना हुआ रहेगा। उसी के साथ साथ आप जो ये होते हैं मतलब जो हमारे साइंस है उसके लिए भी ढांचा बना हुआ रहता है कि उस ढांचे में आप अलग अलग चीज़ें डाल दीजिए। मतलब जो डिसीजेस है, डिसीजेस के लिए आप एक ढांचा बना लो, ये ढांचे में ये तीन जो चीज़ें हैं ये आती है। अगर इन्फेक्शियस वो डिसीज के बारे में, कोई भी डिसीज के बारे में पूछा गया, सार्स के बारे में पूछा गया, मर्स के बारे में पूछा गया, कोविड के बारे में पूछा गया, TB के बारे में पूछा गया, कोई भी डिसीज के बारे में पूछा गया, ये एक ढांचा बना हुआ है। उसके तीन सोल्यूशन जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप लिख सकते, थोड़ा मॉडिफाई तो बट ऑब्वियसली करना पड़ेगा, लेकिन आपका एक ढांचा जो है वो बना हुआ रहना चाहिए कि सोल्यूशन जो है उसके 5 पॉइंट आपके तैयार है, इंट्रोडक्शन के 5 पॉइंट आपके तैयार है, बाकी बॉडी में आप जो भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हो कि भैया ये मतलब उस वायरस से या फिर उस डिसीज से रिलेटेड है ना, तो वो सिर्फ आपका चेंज रहेगा, बाकी आपके ढांचे जो है 5-5 पॉइंट वो तैयार रहेंगे, कंक्लूजन जो है वो भी आपका तैयार रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप रखते हो तो आप आंसर राइटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इतने क्वेश्चंस है, आप हर इसका जो अलग अलग तरीके से लिखना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ढांचे यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जो MM एकेडमी पर मैं आपका कवर करवाऊंगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो डेडिकेटेड इन्फेक्शियस डिसीज वार्ड है हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में ये रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखो तो हमें देखने को मिलता है कि वैक्सीन जो है जब तक डेवलप नहीं होती है तब तक तो प्रॉब्लम है ही, है ना। तो इसलिए सिंपलेस्ट और सेफेस्ट पाथ क्या है कि यहाँ पर कोविड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है आइसोलेशन की, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग हो, ये यहाँ पर ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आइसोलेशन जो है वो ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पर ट्रेसिंग और टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रोड मैप है फ्यूचर के लिए कि इंडियन सिटीजन जो है वो कॉन्फिडेंट रहे, है ना, हेल्थ को लेकर, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंट नहीं है लोगों को। अगर सब कुछ खोल भी दिया जाए तो फैक्ट्री में जाएंगे ज़रूरी नहीं है, सामान खरीदने जाएंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो डरे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है उनका प्रोटेक्शन रहना चाहिए वायरस से, ये भी उनको यहाँ पर किया जाना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिए और क्या हो सकता है। पहली जो है टेस्टिंग,
टेस्टिंग में क्या होगा, क्रिटिकल है और यहाँ पर डिटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या कर सके, पता लगाया जा सके कि कौन कौन यहाँ पर इन्फेक्टेड है। दूसरा यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि एक बार यहाँ पर टेस्टिंग हो गई, एक इन्फेक्टेड इंसान कौन है ये हमें पता चल गया है, उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट में जो जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर हम ट्रेस कर सके कि भैया ये इसके कॉन्टैक्ट में आया था, ये दुकान में गया था। अब दुकान वाले भी क्या कर रहे हैं, लिख के रख रहे हैं आपका नंबर वगैरह सब, कि अगर उस मेडिकल स्टोर में किसी को होता है तो फिर जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पर जो है वो ये किया जाएगा, है ना, मतलब ट्रेस किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर मोस्ट सुटेबल और इफेक्टिव वे क्या है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है, सर्विलेंस जो है यहाँ पर बढ़ाया जा सके, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा कि हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। इसमें हमें जो ट्रेन एडिशनल आशा वर्कर्स है उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है क्वारंटीन। यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाती है तो जिनको भी ट्रेस किया गया है, जो उनके कॉन्टैक्ट में, उनको यहाँ पर क्वारंटीन कर दो। क्लीन, सेफ, एडिक्वेट आइसोलेशन फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सुबह का खाना जो है वो शाम को मिल रहा है, शाम का खाना मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर क्या है, जिन्हें भी आइसोलेट रखा गया है, बहुत ज़रूरी है उनकी इम्यून सिस्टम जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना। उनकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करके। तो इसीलिए अगर यहाँ पर अगर हालत ऐसी हो रही हो कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर तो उनकी इम्यून सिस्टम डाउन होगी। उन्हें कोरोना वायरस अगर होता है तो फिर क्या है, फिर तो उनकी डेथ जो है वो तो निश्चित है। और चौथी चीज़, यहाँ पर मास्क जो है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर मास्क अवेलेबल कराना चाहिए। जैसे हमने पीपीई जो मॉडल्स हैं हमारे, वो हम बहुत ज़्यादा अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, रिकॉर्ड बना दिया है इंडिया ने। तो उसी तरीके से यहाँ पर मास्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग घर पर मास्क बना रहे हैं, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है कैसे आप घर पर मास्क बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए वो भी आप देख सकते हो, हाउ टू मेक द मास्क एट होम, होम मेड मास्क बाय मयूर मोगरे आप डालोगे तो आपको दिख जाएगा, पूरा बना के दिखाया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जनरल पॉपुलेशन देखिए, यहाँ पर जो इंसेंटिवाइज करना चाहिए फर्म को, और टैक्स सब्सिडी जो है प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर मास्क जो है सस्ते दामों में लोगों को जो है वो मिल सके। तो ये सारी स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलती है, सारे सोल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं पेंडेमिक से लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, कैश ट्रांसफर फॉर फार्मर्स, इसकी यहाँ पर बात की गई है। ऑन May 12 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अनाउंस किया है गवर्नमेंट का रिलीफ कम स्टिमुलस पैकेज, है ना, जिसमें 20 लाख करोड़ देखने को मिल रहा है, या फिर ऑलमोस्ट 10% जो है वो जीडीपी का देखने को मिल रहा है। अलग अलग टप्पों में किया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कैश ट्रांसफर जो फार्मर्स को दिया जा रहा है, अब देखिए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर मतलब कैश पेमेंट जो है वो प्रिजिमलिवली यहाँ पर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर, मतलब जो गवर्नमेंट है कैश पेमेंट यहाँ पर बहुत ही कंजूसी से कर रही है कि भैया करना चाहिए नहीं करना। क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए 10% बोला जा रहा है, लेकिन ये 1% भी नहीं है, ऐसा हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट काफ़ी कंजूसी कर रही है, क्योंकि बट ऑब्वियसली कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का फॉल होता जा रहा है। जो कैश है और ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और ज़्यादा प्रिंट करेंगे, पैसा जो है प्रिंट करेंगे, उसके क्या ड्रॉबैक्स है वो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर जो है काफ़ी वर्स्ट अफेक्टेड है, उनको कैश सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ जो फार्मर है वो भी यहाँ पर लॉस सफ़र कर रहे हैं। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने एक जो स्कीम है लॉन्च की है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके तहत जो कैश ट्रांसफर है, इनकम ट्रांसफर स्कीम यहाँ पर दी जा रही है 10,000 रुपीज़ पर एकड़ फॉर पैडी फार्मर्स और 13,000 रुपये पर एकड़ फॉर शुगर केन फार्मर्स, ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो स्कीम है सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये स्कीम जो है वो लागू की है। अब ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा प्रोवाइड कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसा प्रोवाइड कर रही है, इनकी अलग ही स्कीम चल रही है, इनकी अलग ही स्कीम्स चल रही है। अब रैदर दैन दिस, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फार्मर है उसको अलग से पैसा आ रहा है, इसको अलग से पैसा आ रहा है, उसको यहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन अगर एक जगह से उसको ज़्यादा अमाउंट दी जाए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बेनिफिशियरी है कौन एक्चुअल में, ये भी जानना तो ज़रूरी है। मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली बेनिफिशियर कौन है इनकम सपोर्ट स्कीम का, जो यहाँ पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है। ये जो कैश यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ये ओनर, जो फार्म का ओनर है उसे दिया जा रहा है, टेनेंट को दिया जा रहा है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो फार्म का ओनर है वही वहाँ पर जो है वो फार्म पर काम कर रहा हो सकता है कि लैंडलॉर्ड जो है उसकी खेती पड़ी हुई है, मतलब पूछते नहीं खेती पड़ी हुई है, उस पर वो जो टेनेंट है उसको बोल रहा है कि चलो तुम ये जो खेत है ये जोत दो, इसमें ये लगाओ वो लगाओ। तो एक्चुअल में ये जो है तो लैंडलॉर्ड है, इसके बाद तो बहुत पैसा अवेलेबल है। एक्चुअल में ज़रूरत किसको है, टेनेंट को ज़रूरत है, उसको तो मिल ही नहीं रहे पैसे। पैसे किसको मिल रहे हैं, लैंडलॉर्ड को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब्सेंटी लैंडलॉर्ड देखने को मिल रहा है, मतलब जो लैंडलॉर्ड है जिसकी ज़मीन है वो तो शीशे से शीशा टकरा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है, जो यहाँ पर जोत कर रहा है, जो यहाँ पर फार्म पर काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो आइडियली पैसा जो है वो किसको मिलना चाहिए, रियल जो टीलर है उसको मिलना चाहिए। लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं है टेनेंसी का।
मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के पास डाटा है कि सिर्फ 10% के आसपास जो टेनेंसी है कंट्री में देखने को मिल रही है, लेकिन वो कहीं ज़्यादा है, 25 से 30% टेनेंसी देखने को मिल सकती है। और जो गोदावरी बेल्ट है उस जगह पर तो 50% ज़्यादा टेनेंसी है कि भैया लोग जो है वो टेनेंट के तौर पर रख रहे हैं और वो लोग आकर जो दूसरे का फार्म है उस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो निवारण है निकाला जाना चाहिए ना, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर जो लीगल चेंजेस है, यहाँ पर अपसेंट रहने की वजह से जो लैंड लीज लॉज है वो अपसेंट रहने की वजह से सिर्फ कुछ ही जो लोग हैं वो सामने निकल कर आते हैं, बाकी जो टीलर्स है वो यहाँ पर बाहर निकल कर ही नहीं आते। ओनर जो है उनके हाथ में पैसा जो है वो चल जाता है, तो एक्चुअल में जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कैंपेन जो है ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि भले ही आप ओनर को पैसा दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप क्या करो, जो टेनेंट्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ कि ओनर को आपके पैसे दिए गए हैं, ओनर आपको पैसा जो है प्रोवाइड करेगा। रेडियोज़ के ज़रिए बोलिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए बोलिए, ये यहाँ पर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर टाइम आ गया है कि हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि जो इनकम सपोर्ट स्कीम है, जैसे पीएम किसान हो, स्टेट लेवल स्कीम्स हो, उन सबको यहाँ पर मर्ज किया जा सकता है क्या। फूड एंड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज हो, है ना, तो ये सबको मर्ज किया जा सकता है क्या, क्योंकि ये सारे स्कीम्स जो है 5 लाख करोड़ एनुअली यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हम इन सबको मर्ज करके एक साथ पैसा जो है क्या हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं फार्मर को। तो ये भी हमें यहाँ पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा मेंस में, आप ये एक सोल्यूशन जो है वो लिख सकते हो कि इतनी सारी स्कीम, दुनिया भर की स्कीम जो है वो चालू करके रखी है सेंटर ने, स्टेट ने, लेकिन सबको एक साथ मर्ज करके एक साथ जो पैसा है वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो फार्मर को भी बेनिफिट होगा और सभी को यहाँ पर बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इस पर आते हैं, ईज ऑफ लर्निंग। ईज ऑफ लर्निंग यहाँ पर बात की जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। अब यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन खासकर स्कूल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये तो ठीक है कि अगर आप ग्रेजुएशन की इसमें हो या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे अच्छा टूल आपको देखने को ही नहीं मिलेगा जो ऑनलाइन एजुकेशन है। अब यहाँ पर स्कूल के बारे में बात की जा रही है। तब यहाँ पर देखिए सेंट्रल होम मिनिस्ट्री जो है वो अभी तक टाइमलाइन उन्होंने इशू नहीं किया है कि स्कूल कब से रीओपन होंगे, है ना। काफ़ी दिनों से स्कूल जो है वो बंद है और उसी के साथ एग्ज़ाम जो है वो भी काफ़ी लोगों की पोस्टपोन हो गई है। स्कूल एजुकेशन जो है यहाँ पर मतलब कन्वेंशनल वे यहाँ पर डिसरप्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो यहाँ पर निकाले गए थे और यहाँ पर पेंडेमिक आया है तो ऑनलाइन एजुकेशन जो उस पर जोर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर लेवल ऑफ सक्सेस अक्रॉस द क्लासेस एंड इनकम लेवल्स ये डिटरमाइन की जाती है 2 एक्सेस में। पहला तो है ईज ऑफ डिजिटल एक्सेस, है ना, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी एबिलिटी कितनी है मतलब डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करने की। उसी के साथ साथ लर्निंग एट होम, मतलब यहाँ पर लर्निंग जो है होम पर उसे कितने सपोर्ट करते हैं। अर्लियर अगर देखा जाए तो एंटरप्राइजिंग चिल्ड्रन, ये यहाँ पर पोवर्टी, इलिटरेसी अगर पेरेंट्स की होती है फिर भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो पा रहे थे क्योंकि क्लासरूम जो है वो यहाँ पर उनको एनवायरनमेंट वैसा प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब अगर देखा जाए, अगर ऑनलाइन एजुकेशन हम देखें तो इसमें गरीब इंसान जो है वो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो मिल पाए, सभी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, सभी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसीलिए यहाँ पर जो मिड डे मील्स है वो भी सबको नहीं दिया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग जो है मिड डे मील उनकी वो भी छूट रही है। तो यहाँ पर जो उनका पेट भर रहा था वो भी यहाँ पर नहीं भर रहा है। अगर एजुकेशन सिर्फ ऑनलाइन रहते हैं तो मिलियंस जो है वो सफ़र कर सकते हैं लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर नहीं किए जा सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सभी के लिए प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं। फिजिकल क्लासरूम सिर्फ यहाँ पर सिलेबस जो है वो इम्पार्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो सोशलाइजेशन है वो भी इम्पार्ट करता है। मतलब यहाँ पर स्पोर्ट खेलते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, वो यहाँ पर ऑनलाइन इसमें नहीं होगा कि अगर बोल दिया जाए कि ये टाइम टेबल बनाया है, एक में स्पोर्ट्स आपका ये है, तो बच्चे क्या करेंगे, घर पे खेलेंगे, क्या खेलेंगे। वहाँ पर एटलीस्ट सोशलाइजेशन होता है, जब साथ में बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, गिल्ली डंडा खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हो, एक यहाँ पर पार्टनरशिप डेवलप होती है, टीम वर्क डेवलप होता है, वो इनकलकेट करना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। सीधा बच्चों को हम ऑनलाइन इस पर नहीं ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो रैपिडली आप डिजिटल क्लासरूम से ट्रांसमिट कर सकते हो, लेकिन जो सोशलाइजेशन का मैट्रिक्स है वो क्या आप रेप्लिकेट कर सकते हो स्क्रीन पर कि हाँ ये देखो टीचर बोल रही है, देखो इस तरीके से हम यहाँ पर फुटबॉल को मार रहे हैं, तुम मार रहे हो क्या, नहीं, इस तरीके से हम गिल्ली डंडू को उठा रहे, तुम कर रहे हो, नहीं, ये नहीं हो सकता है। पेरेंट जो है वो भी यहाँ पर प्रेस्ड फील कर रहे हैं। अब क्या था कि उनको चिल्ड्रन के जो क्लासेस है वो तो यहाँ पर उनको करने ही थे, लेकिन खुद का काम जो है घर पर वो भी करना था क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, है ना। तो बच्चों के स्कूल के साथ साथ, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ उनको खुद का काम भी करना था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर उनको बाहर निकलना है। अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो वो क्या करते थे, बच्चा स्कूल में जा रहा है तब तक वो खुद के भी काम करके बाहर निकल कर आ रहे थे, मतलब वो भी घर पे आ रहे हैं, बच्चे भी घर पे आ रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे घर पर ही है, तो अब उनका ध्यान जो है वो कौन रखेगा, जो डे केयर एक्टिविटीज होती है, फैसिलिटीज होती है, कैसे वो रिलाई करेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए
ऑनलाइन एजुकेशन भले ही यहाँ पर आप जब ग्रेजुएशन में होते हो या फिर आप जब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन जो स्कूल है उसके लिए ऑनलाइन नहीं बल्कि जो क्लासरूम्स है वो यहाँ पर बेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है सीधा कि जो ऑनलाइन की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं तो किसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो बेनिफिट तो हमने कहीं देखे हैं, लेकिन ये एक ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक स्कूल की इसमें हमें देखने को मिलता है सोशलाइजेशन का। ठीक है, तो इसको लेकर आप 5 पॉइंट तो आराम से लिख सकते हैं। आपको देखिए, आपको मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना ज़्यादा नहीं होता है। 5 पॉइंट आपको जो मेन बॉडी है उसके लिखना होता है। ठीक है, 5 पॉइंट आपको सोल्यूशन या फिर आप जो ये दे रहे हो क्या बोलते हो उसको, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, या फिर 5 पॉइंट जो है आप नेगेटिव पॉइंट्स, उसके 5 पॉइंट जो आप सोल्यूशन जो कंक्लूजन लिख रहे हो, इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर जो है पर्टिकुलरली बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे, अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए, यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज मैंने आपसे पूछी थी ये है वो रिवर, लूनी रिवर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है आपने ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।